बांग्लादेश में लाखों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया, लेकिन क्यों आर्मी भी इन प्रोटेस्टर्स को रोकने में नाकाम रही? वो कौन से 3 नाम हैं जिनकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया जाना पड़ा? बांग्लादेश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस आखिर हैं कौन? बांग्लादेश में रिसेंट आने वाले फ्लड्स का इन सब चीजों से क्या कनेक्शन है? पिछले कई दिनों से दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ये खबरें दे रहे हैं कि बांग्लादेश जल रहा है। आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश में? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। खुशामदीद दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। शेख मुजीबुर रहमान ने कैसे और क्यों इस कोटा सिस्टम को बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस करवाया और कैसे खालिदा जिया और शेख हसीना के दरमियान कई सालों तक ये पॉलिटिक्स चलती है और फाइनली 2008 में शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक खुला जिसके फाउंडर थे मोहम्मद यूनुस, और यहीं से हमारी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। मोहम्मद यूनुस ने इस बैंक के थ्रू छोटे छोटे माइक्रो लोन्स देने का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें गरीब लोगों को बिना कुछ गिरवी रखे छोटे छोटे लोन्स दे दिए जाते थे। और इस यूनिक कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में बहुत लाइक किया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी दिया गया। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी बन गए। लेकिन इस दौरान यूएस की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स जो मोहम्मद यूनुस के रिगार्डिंग में थी वो लीक हो जाती हैं, जिनमें ये बात वाज़े तौर पर लिखी थी कि शेख हसीना और खालिदा जिया ये दोनों औरतों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों औरतें बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस दौरान बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज सिर्फ इसी वजह से दिया गया है क्योंकि अमेरिका उनको पावर में लाना चाहता है, और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और शेख हसीना मोहम्मद यूनुस को जेल में डाल देती हैं। और ठीक 2 सालों के बाद 2010 में शेख हसीना ने कोटा सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत अहम फैसला लिया। अब क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे भी कम पड़ रहे थे इस कोटा सिस्टम को लेने के लिए, तो शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। और फिर 2014 में शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन जीतकर एक बार फिर से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। और इस बार शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनते ही बीएनपी और जमात इस्लामी के अलायंस को तोड़ देती हैं और जमात इस्लामी पर परमानेंटली बैन लगा देती हैं। और दूसरी तरफ खालिदा जिया इस टाइम पर एक ट्रस्ट चला रही थी जिसका नाम था जिया ऑर्फेनेज ट्रस्ट। तो शेख हसीना इसकी सीक्रेटली इंक्वायरी कराती हैं एंटी करप्शन कमीशन से, और सारी इंक्वायरी खत्म होने के बाद खालिदा जिया पर केस फाइल होता है कि खालिदा जिया ने 21 मिलियन बांग्लादेशी टका इस ट्रस्ट से इलीगली निकाला है। मामला कोर्ट में जाता है और 2018 में कोर्ट खालिदा जिया को 10 साल की सजा सुना देता है। इन द सेम ईयर 2018 में ही बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स और काफी लोग कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और देखते देखते ये प्रोटेस्ट काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शेख हसीना प्रेशर में आकर इस कोटा सिस्टम को बांग्लादेश में से रिमूव कर देती हैं। जिसके बाद कुछ सालों तक बांग्लादेश में सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कोटा सिस्टम को रीस्टेब्लिश कर दिया बांग्लादेश में, जिसकी वजह से भारी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर निकल आते हैं और एक जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इस प्रोटेस्ट को 3 मेन स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे, जिनके नाम थे नाहिद, आसिफ और अबू बकर, और यही वो 3 नाम हैं जिनकी वजह से शेख हसीना को बाद में बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आर्मी को उतार दिया और मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसमें स्ट्रेट फायरिंग की वजह से कई प्रोटेस्टर्स मारे गए, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रुका और आखिरकार आर्मी ने भी इस प्रोटेस्ट को रोकने से हाथ उठा लिए। बांग्लादेशी सरकार ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तमाम इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी ये प्रोटेस्ट चल ही रहे थे कि 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आती हैं और इसमें वो एक बहुत ही लो लेवल आर्ग्यूमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी तो क्या रजाकारों को दी जाएगी? अब जैसा कि हमने आपको बताया कि रजाकार लफ्ज को बांग्लादेश में बहुत ही बुरा समझा जाता है, इसको एक ट्रेटर की तरह यूज किया जाता है। इसलिए शेख हसीना के इस आर्ग्यूमेंट के बाद प्रोटेस्टर्स का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और शेख हसीना के खिलाफ लोग नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अब एक नया तरीका आजमाया और उन 3 लड़कों को उठा लिया जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स के गुस्से की वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन इन तीनों लड़कों को छोड़ना पड़ता
करता है। इस दौरान कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि फ्रीडम फाइटर्स वाले कोटा सिस्टम को बांग्लादेश में से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स इस खबर को सुनकर भी नहीं रुकते और वो कहते हैं कि शेख हसीना की वजह से उनका इतना नुकसान हुआ है तो अब उनको शेख हसीना का रेजिग्नेशन भी चाहिए। अब चूंकि ये प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ हो रहा था तो ओपोजिशन पार्टीज भी इस प्रोटेस्ट में शेख हसीना के खिलाफ एक उम्मीद देखती हैं और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती हैं। यानी अब प्रोटेस्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था और तमाम लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए तो उनको पीएम हाउस की तरफ बढ़ना होगा। ये खबर सुनकर शेख हसीना अपने इंडियन एम्बेसडर से बात करती हैं और इंडिया से हेल्प मांगती हैं, जिसके बाद इंडिया इस चीज को एग्री कर देता है और शेख हसीना अगले 45 मिनट में रेजिग्नेशन देती हैं और बांग्लादेश से बाहर निकल जाती हैं। शेख हसीना के इंडिया जाने के बाद बांग्लादेश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद यूनुस और फाइनली बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक बांग्लादेश को इन प्रोटेस्ट की वजह से $2 बिलियन का नुकसान हुआ और तकरीबन 600 से 700 लोग इन प्रोटेस्ट में मारे गए। अभी ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में खत्म हुए ही थे कि बांग्लादेश में फ्लड्स का सिलसिला जारी हो गया। इसके बाद बांग्लादेश में कई लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले फ्लड्स के पीछे मेन रीजन इंडिया है। नाहिद इस्लाम जो कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वो कहते हैं कि इंडिया इन प्रोटेस्ट के पीछे मेन रीजन है क्योंकि इंडिया ने अपने डैम्स को बगैर किसी वार्निंग दिए खोल दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड्स आ गए। वहीं दूसरी तरफ बहुत से न्यूज चैनल्स ये खबरें देते हैं कि इंडिया बांग्लादेश में आने वाले फ्लड्स के पीछे रीजन नहीं है बल्कि बांग्लादेश में ये सीजन ही फ्लड्स का है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में आने वाले फ्लड्स के पीछे की वजह इंडिया है या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।